नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होगी और बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। खबर है कि बीएसपी में वो शामिल हो रहे हैं। बाराबंकी से हफीज भारती साहब ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल बड़ा उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लगता रहेगा और अब समाजवादी पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी वोट नहीं देना चाहती। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अली मोहम्मद साहब हैं, अकील अहमद साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ राम श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं। राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। राम जी, सबसे पहले अब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अगर मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपसे बातचीत जब करता हूं तो कई बार हमने बातचीत की है, आपका मेरा डिस्कशन होता रहता है। समाजवादी पार्टी क्या अब गर्त की ओर जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का क्या भरोसा खो दिया है? जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं और जो खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, राम जी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने न केवल अल्पसंख्यकों का विश्वास खो दिया है, बल्कि वो धीरे धीरे दूसरे मतदाता का ही विश्वास खोती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज का जनमानस पूरी तरह से जो पारंपरिक यानी यूं मान के चलिए कि जो जिनके खानदान में राजनीति घुसी हुई है, उन लोगों से थोड़ी नफरत करने लगी। एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण जो है परिवारवादी है, और समाजवादी पार्टी में भी वो चीज लगी हुई है। दूसरा, समाजवादी पार्टी में एक आम भावना ये फैल गई है कि वो सिर्फ अपने एमयू मुस्लिम और यादव कम्युनिटी के अलावा इधर उधर कोई चीज नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में जितने भी कुलपति रखे, लाभ के पदों पर जो जैसे लोक सेवा आयोग और दूसरे सभी महत्वपूर्ण पदों पर जहां उन्होंने नियुक्तियां की, तो अपने जान पहचान वालों की, या तो जान पहचान वालों की या पैसा खाकर की। आप लोग खुलेआम कहते हैं कि अमुक जगह इन लोगों को ये फायदा दिया गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी के पतन का है, वो ये है कि उनके राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। लोग उत्तर प्रदेश को जो आतंकी प्रदेश मानने लगे थे, वहां रंगदारी होती थी दिन रात, खुलेआम खुले चौराहे पर वहां पर लोगों की हत्या होती थी। महिलाएं कोई शाम के बाद जो है निकल नहीं, ऐसे आंकड़े बता। अब रहा सवाल ये कि अब जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन सरकार है, तब से चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या और हो, अगर वो आतंकवादी है, वो गुंडा है, अगर वो लूटपाट हत्या बलात्कार में शामिल है, तो उसको समान व्यवहार करता था। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक चौराहे पर किसी महिला के साथ बदतमीजी की गई है तो अगले चौराहे पर यमदूत है उसका रास्ता देख रहा होगा। और ठीक है, तो यानी एक अगर आपके पॉइंट को समझा जाए, राम जी, आपने जो पॉइंट टू पॉइंट बात बताई है उससे ये समझ में आता है, क्योंकि मैं आपके पास दोबारा आऊंगा राम जी, क्योंकि विश्लेषक के तौर पर इन चीजों को समझना जरूरी है। अकील अहमद साहब, आपने कई वर्षों तक रिपोर्टिंग की, अली साहब ने भी की है। अल्पसंख्यकों की अगर मैं बात करूं, अल्पसंख्यक के साथ वो वाला व्यवहार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया जिन्हें भरोसा था कि समाजवादी पार्टी अहम पदों पर हमारी नियुक्ति करेगी, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को जगह उतनी देगी, चाहे वो किसी भी पद पे हो। समाजवादी पार्टी की सरकार की अगर मैं बात कर रहा हूं, और अब उन्हें लग रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसी वजह से बसपा का दामन थाम रहे हैं तमाम समाजवादी पार्टी नेता और खासतौर पर मुस्लिम नेता। अकील साहब, बसपा सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे भी पहले आरोप लगते रहे बहुजन समाज पार्टी पे कि बसपा जो है बी पार्टी है बीजेपी की बी पार्टी के तौर पे बहुजन समाज पार्टी काम करती है। और यही है जो इंडिकेशन बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कुछ उसी के आधार पे इनके प्रत्याशी चयनित होते हैं। सबसे लास्ट में बसपा की सूची तैयार होती है। जितने भी चुनाव होते हैं, मैंने बहुत सारे लोकसभा के चुनाव देखे, विधानसभा के चुनाव देखे, उन सारे चुनाव में देखा जमीन स्तर पे कि सबसे लास्ट में जो सूची तैयार होकर आती है वो बसपा की सूची आती है। क्योंकि वो इसलिए आती है सबसे बाद में सूची, ताकि पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन कौन से मैदान में है उनका ध्रुवीकरण देखा जा सके कि उनको किस किस पार्टी, किस किस समुदाय का विशेष करके वोट मिल रहा है, या वो प्रत्याशी किस समुदाय से, किस विशेष वर्ग से आता है। उसके बाद उसका काट करने के बाद, पूरा ध्रुवीकरण तैयार करने के बाद
बसपा की जो है वो सीटें क्लियर होती हैं। वही काम ओवैसी साहब की तरफ से भी होता होता है। लेकिन अब जो अभी चुनाव में नहीं, लोकसभा के आप ये पिछले चुनाव में क्लियर ये करिए देखने कि को आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टियां बीजेपी की मदद करती है, या आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ वाकई समाजवादी पार्टी ने धोखा किया? देखिए, अल्पसंख्यक के साथ धोखा तो सभी पार्टियां करती चली आ रही। जो उम्मीदें समाजवादी पार्टी से जो अल्पसंख्यकों को रहती हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन अब मुसलमान के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो पहले से ही बी पार्टी के तौर पे काम करती चली आ रही है। लेकिन अब जो प्रदर्शन अभी लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि मुस्लिम ने ज्यादातर जो वोट था वो समाजवादी पार्टी को किया, और जिसका जो है नतीजा भी देखने को मिला कि ठीक है बहुत अली सारे जो है साहब, लोकसभा के जो व्यक्ति है। अली साहब, क्या अकील साहब ठीक कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि मैं राम जी से अहम पॉइंटों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अकील अहमद साहब ये कह रहे हैं कि अभी मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और बसपा की अगर बात करें या फिर ओवैसी का जिक्र करें तो वो बी टीम के तौर पर काम करती है। आपको लगता है ऐसा है? और अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव के लिए खास तौर पर ऐसा बसपा प्लान कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ही टारगेट करो, अपने में शामिल करो और फिर बीजेपी को जीत दिला दो। बिल्कुल हर्ष जी, देखिए जिस तरीके से अभी बताया है भाई ने कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो निश्चित तौर पर बसपा में शामिल हो रहे हैं। बाराबंकी के जो हाफिज हैं वो जब समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये झटका तो जरूर लग सकता है। लेकिन इससे पहले जो चर्चा हुई थी ये भी कहा जा रहा था कि अभी बहुत समय है, और जो नेता हैं वो अपने पर्सनल फायदे के लिए भी ये काम करते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि जो आने वाला चुनाव है 2027 का, चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन संगठन के तौर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन हम बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो जिस तरीके से 2014 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक लोगों के पास जो विकल्प है वो हकीकत में नहीं बचा है, और यही एक वजह है कि वो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को चुनने लगे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि अभी जो 2024 का चुनाव हुआ था उसमें भी अल्पसंख्यक ने समाजवादी पार्टी को तमाम जो वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी के लिए था। लेकिन अभी इस डबल इंजन की जो सरकार है उसमें जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव के बाद से जो उम्मीदें थे लोगों को वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही हैं। वो चाहे रोजगार को लेकर हो, उनकी शिक्षा को लेकर हो, या फिर अपराध को लेकर हो, कि वो लगता है कि हम सड़कों पे निकलेंगे तो सुरक्षित खुद को महसूस करेंगे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी डर है रोजगार को लेकर कि चलिए भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे तो निश्चित तौर पर हमें रोजगार मिलेगा। अगर महंगाई की बात करें तो निश्चित तौर पर महंगाई भी आज के समय में देख लीजिए कि सोने चांदी के रेट कहाँ बढ़ गए, गैस सिलेंडर के रेट कहाँ बढ़ गए। तो जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो उम्मीदें धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। ठीक है, आपने सही कहा और एक नई बात बताई कि अब बीजेपी से भी धीरे धीरे मुसलमानों का जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, अब मैं राम जी के पास आता हूं। राम जी, अकील अहमद आपको रिपीट राम जी, अकील अहमद साहब को आपने सुना, अली मोहम्मद साहब को भी आपने सुना। क्या ये अली मोहम्मद साहब जो ग्राउंड रियलिटी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शब्द जोड़ा है जो मैंने नया शब्द अभी सुना है, अभी ग्राउंड जीरो पर हम भी जाएंगे 2027 के इलेक्शन को कवर करने। अली मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी से थोड़ा थोड़ा मुसलमान कनेक्ट हो रहा है। ठीक है कि मुसलमान पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता और उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाया जाता है विपक्षी पार्टियों के तौर पर। और बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी और ओवैसी साहब मुसलमानों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही मसीहा हैं, और मुसलमान वोट बैंक जब उधर चला जाता है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है, बीजेपी को फायदा हो जाता है। लेकिन क्या ये बात ठीक है कि मुसलमान क्या अब धीरे धीरे शिफ्टिंग बीजेपी की तरफ भी करेगा उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से उसके संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मुसलमानों के दिल और दिमाग में ओवैसी की एक बात ने बहुत गहराई से छाप छोड़ी है, वो ये है कि सभी दलों ने अभी तक मुसलमानों का उपयोग दरी बिछाने के लिए किया है, अब ऐसा संभव नहीं होगा। ऐसा मुहावरा उन्होंने यूज किया जो उनके दिल में छा गया है। अब सवाल ये उठता है वो किसकी तरफ जाए, कांग्रेस की तरफ जाए। देख लिया उन्होंने कांग्रेस का शासन, उन्होंने क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाए, उनको भी अच्छी तरह से देख लिया है। अभी तक इन तीनों पार्टियों के राज्यकाल में उत्तर प्रदेश में ये माना जाता था कि मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है तो हाथ में पेंचकस और पाना लेकर पैदा होता है। ये एक दुर्दरी और एक
ऐसी कहावत थी कि जिसका असर ये हो गया था कि जैसे कि आम मुस्लिम अपने आप को जो है समाज से अलग मानने लगा था। और यही एक कारण है कि जो दंगों का कारण यह था, आतंकवाद पनपने का भी कारण यही था, और दूसरा जो इस तरह की चल रही हैं हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही थी उन जमानों में, उसके पीछे भी ये एक बहुत बड़ा कारण था। अब सब प्रश्न ये उठता है कि आज के समय में स्थिति क्या हो गई है। आज के समय में स्थिति अब बदल चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है। यूपी की साफ सुथरी सड़कें, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का स्थापना, वहां पर पुलिस में पहले कोई जाता था तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब तो एफआईआर अगर दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई होती है। ये सब वो चीजें हैं जो आम जन के दिल में छा रही है। जहां तक बिल्कुल। रोजगार, और हाँ, एमएसएमई वगैरह जो आए हैं उनसे इतना फायदा मिला है अल्पसंख्यकों को भी, उनकी जितनी भी प्रधानमंत्री की ठीक है। अकील अहमद साहब, राम जी जो कह रहे हैं उस बात में दम है, इसमें आपको अभी कहीं ना कहीं संकोच नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन आपकी अपनी विचारधारा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो खासतौर पर अपनी बात को रखिएगा। देखिए क्या होता था, समाजवादी पार्टी में हिंदू और मुस्लिम को खासतौर पर बांटने की कोशिश वोट बैंक के चक्कर में होती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो बांटने की कोशिश कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती, लेकिन इतना तो तय हुआ है उत्तर प्रदेश में कि अब अधिकार बराबरी के हैं। अब नौकरी हिंदुओं को मिलती है तो मुसलमानों को भी मिलती है, मुसलमान के घर के बाहर भी सड़क है, उसके घर के बाहर भी नालियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज पहले हमें नहीं देखने को मिली थी अब वो देखने को मिल रही है, और इसलिए मुसलमान भरोसा करना चाह रहा है बीजेपी पर। देखिए ऐसा ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि मुसलमान उससे जुड़े, क्योंकि वो कुछ जोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो मुसलमान का विरोध करके तो सत्ता में आए हैं। अगर मुसलमान अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा तो हिंदू अपने आप किनारे हटते जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपस में सामने खड़े हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी की बात जैसे आप कर रहे थे, सड़कों की भी आपने बात करी, तो एक 2009 ठीक है, में लेकिन प्रधानमंत्री काफी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिम की बात लोकसभा चुनाव में क्यों की, और मुलाकात क्यों की उन मौलवियों से जिसका फायदा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला? इस बात को भी आप नकार नहीं सकते। नहीं, नकार नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी तो गुरुद्वारे में भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो हर वर्ग के लोगों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चुने हैं, देश के पूरे प्रधानमंत्री हैं, तो ये उनका नैतिक कर्तव्य भी है, उनकी जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर के चले। लेकिन यूपी की अगर राजनीति की हम बात करें, 2027 के चुनाव जो लगा है, तो मुसलमान भाजपा में नहीं जाएगा, और मुसलमान के पास जो विकल्प रहेगा वो समाजवादी पार्टी विकल्प रहेगी। अगर ओवैसी के साथ गठबंधन हो जाता है तो फिर नहीं, बहुत ये तो अच्छी मैंने बात भी है। नहीं कहा अकील अहमद साहब, सुनिए, मैंने भी ये नहीं कहा। हम तो यही कह रहे हैं, जो हम अब लगातार पत्रकारिता करते हैं उत्तर प्रदेश में जाके, उससे यही नजर आता है, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं करता, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी अब वोट नहीं करना चाहता। सवाल ये है, अली मोहम्मद साहब ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से वो जुड़ाव हो सकता है। लेकिन मैं इतना आपसे पूछ रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प कौन होगा? उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि रामजीत ने सही कहा कि जो ओवैसी साहब कहते हैं कि दरी बिछाने के अलावा आपके पास है क्या काम, वो तो सही है कि जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो तमाम जो पार्टियां रही उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, धोखे वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी सरकार रहे या बहुजन समाज पार्टी सरकार रहे, क्योंकि उसमें एक दो मेन चेहरे जो होते हैं वो बड़े लेवल पे रहते हैं, जैसे कि बसपा की गवर्नमेंट नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे, और कुछ बड़े चेहरे रहे, उसके साथ साथ जो है समाजवादी पार्टी में आजम खान रहे। तो अब मान लीजिए बहुत बड़ा जो अखिलेश यादव का करीबी रहा हो, उससे अगर किसी मुस्लिम का विवाद होता है, वो अगर किसी बड़े नेता के पास जाता है, तो मुस्लिम पक्ष के लोग भी अपने नेताओं के पास पहुंच जाते हैं। आजम खान साहब के पास पहुंच गए, या इमरान मसूद साहब के पास पहुंच गए, और भी ऐसे नेता हैं जो सपा में या कांग्रेस में है। तो वहां पे क्या होता है कि चीजों को संभाला जा सकता है। जो एक तरीके से जो प्रताड़ना जो भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान को झेलनी पड़ी है, वो सपा में और बसपा में नहीं झेलने पड़ती। विकास की बात है, विकास ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये आपकी बात है। अली साहब, मैं आपके पास जा रहा हूँ, अली मोहम्मद साहब, फिर इस चीज को मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो क्लियर कह रहे हैं, अकील अहमद साहब वरिष्ठ हैं, लेकिन वो क्लियर कह रहे हैं कि मुसलमानों को तकलीफ भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा हुई है, और इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में
थी, लेकिन उतनी नहीं थी। अली मोहम्मद साहब, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जो हम आंकड़े देख रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो हमने देखी है स्थितियां, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में बदली है। बिल्कुल हर्ष जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुस्लिम समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित नहीं है, लेकिन ऐसे में उनके पास मेरे हिसाब से कोई विकल्प भी नहीं है। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसके बाद से वो लोगों को रोजगार दे रही है, वो किसी भी वर्ग के लोग हों उन्हें नौकरियां दे रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेके चलने का काम कर रही है और खासकर अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए, अगर उन्हें भी साथ लेकर चल रही है, तो अभी आपने देखा होगा कि जम्मू में जो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट था, वहां पे 50 सीटें थी, जिसमें से 42 सीटें जो थी उन सीटों पे मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हुआ। जो 8 सीटें बची थी वहां पे हिंदू बच्चों का हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस कॉलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया, नोटिस जारी की गई, जांच कमेटी बैठाई गई और लास्ट में क्या हुआ कि कॉलेज की मान्यता रद्द करके उसको बंद कर दिया गया। कॉलेज की मान्यता रद्द की गई और उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। और बंद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुशी मना रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। एक तो वैसे भी हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, सबसे ज्यादा हमें उसकी जरूरत है जब हम बीमार होते हैं। अली साहब, लेकिन आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर का सिनेरियो और उत्तर प्रदेश का सिनेरियो अलग है? राम जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो अली साहब ने कहा है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अली साहब आपके पास। राम जी से इसे समझने की कोशिश करता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। राम जी, जो अली साहब ने कहा है, जो अकील अहमद साहब ने कहा है, आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर का सिनेरियो और उत्तर प्रदेश का सिनेरियो बिल्कुल अलग है? जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियां रही हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमने तस्वीर देखी है, वो कहीं ना कहीं उस स्थिति को लाने में मजबूर करती है जो कॉलेज की बात अली साहब कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर का जो सिनारियो आपने बताया है उसको उत्तर प्रदेश से अगर कंपेयर करेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही है कि हर पार्टी में कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुक्स हो जाता है और उस नुक्स को दूर करके पर चलना, यही एक स्वच्छ प्रजातंत्र की जो अच्छाई कही जाती है। अब जैसे एक उदाहरण जो है यहाँ पर लिया है, मैं आपको दूं, जैसे अली साहब ने उदाहरण दिया कि कुछ राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थानों पर मुसलमानों का प्रवेश बंद कर देंगे, उस परिसर में बंद देना चाहिए। लेकिन वो ये बात भूल गए कि दक्षिण में रामेश्वरम का जो शिवलिंग था, समुद्र की लहरों में जब समा गया था, तो उसको जो है कौन निकाल के लाया था? एपीजे अब्दुल कलाम के पूर्वज निकाल कर लाए थे। इस बात की पुष्टि उनकी किताब तो फायर में की जा सकती है। जो लुप्त हुए को अपनी छाती से चिपकाकर समुद्र में से बाहर निकालकर आपको पुनः स्थापित करते हैं, क्या उस समाज के लोगों को हम ऐसा अछूत मान सकते हैं कि मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे? ठीक है, आपकी बात से यही लगता है कि मुसलमानों पर सिर्फ आज तक राजनीति करने की राम जी कोशिश की गई है। अकील अहमद साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नाली साहब, आपको लगता होगा कि मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, मुसलमानों के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने मुसलमानों को लेकर राजनीति नहीं की, या फिर समाजवादी पार्टी ने नहीं की, या फिर बसपा ने नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों पर राजनीति कब तक होती रहेगी? क्योंकि जब आईना नजर आता है ना पार्टियों का, जैसे समाजवादी पार्टी का आईना अब मुसलमानों को नजर आ रहा है, तो काफी देर हो जाती है जब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कि हमें जाना कहाँ है, हमें चुनना किसको है। फिलहाल हम लगातार बातचीत इस मुद्दे पर करते रहेंगे। राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, आपने इतना समय दिया। अकील अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। अली मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने इतना समय दिया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो राजनीतिक विश्लेषक राम जी और वरिष्ठ पत्रकारों को जब आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि मुसलमानों के साथ किस तरीका के व्यवहार राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में करती रही है। लेकिन जिस दिन ये मुसलमान समझ जाएगा, या तमाम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो समझ जाएंगे कि आखिर हमें राजनीतिक पार्टी का चुनाव किस तरीके से करना है और उसके लिए करना है जो आपके बच्चे के भविष्य को बेहतर कर पाए, उस दिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। फिलहाल बात पते की हम करते रहेंगे, खास मेहमानों को आपके सामने जरूर बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।